हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के इस सीरीज में सेट 5 को सॉल्व करेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित होंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, देखते हैं पहला प्रश्न। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर क्या होगा? सारनाथ, यानी कि उसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। कहाँ पे? ये वाराणसी में है। कई बार पूछा गया है कि ऋषि पत्तनम या सारनाथ कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, कई बार एसएससी में इसको 5 बार पूछा जा चुका है कि इसे ही क्या, जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया यानी कि ऋषि पत्तनम में, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो अपने पहले उपदेश को, बुद्ध के पहले, प्रश्न बन जाए कि बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जो कि एसएससी में 5 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ना सिर्फ एसएससी बल्कि अन्य अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया, बट एसएससी में इसको स्पेशली 5 बार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, दीन-ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन-ए इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया था, जिसे सुलह-ए-कुल की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, बैरकपुर से, मेरठ में। ठीक है, मेरठ में 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति हुई थी। ये डेट याद रखिएगा कि 10 मई 1857 की इसकी शुरुआत, क्योंकि ये डेट कई बार पूछा गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है कि मंगल पांडे बैरकपुर में 29 मार्च को इन्होंने क्या किया था, तो 57 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी बैरकपुर में। कहाँ पे है बैरकपुर? तो पश्चिम बंगाल में है यह। चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो बात करें अगर भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। ये डेट एकदम याद रखिएगा। और कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि कहाँ पे है? ये मुंबई में है। और इसका स्लोगन क्या था? करो या मरो, डू या डाई। नारा, यह करो या मरो का नारा किसने दिया था? कई बार पूछा जा चुका है। यह गांधी जी ने दिया था। करो मरो का नारा, डू और डाई का स्लोगन दिया था। और कब पूछा जाता है कि गांधी जी ने कब करो या मरो का नारा दिया था, तो किस आंदोलन के तहत दिया था? तो कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को होती है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। बहुत बार पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, ताजमहल किसने और कब बनवाया? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। कब करवाया था? 1631 से 1648 के बीच। ये डेट भी पूछा गया है आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मुमताज़ महल की याद में उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट थे। देखिए, 3 प्रश्न बन गया इसमें। पहला चीज़ कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसकी याद में करवाया? तो अपनी बेगम जो है मुमताज़ महल की याद में करवाया। कब बनवाया? 1631 से 1648 के बीच में बनवाया। और इसके आर्किटेक्ट कौन है? पूछा गया बहुत बार कि ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन है, तो ये कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट है। देखिए, एक प्रश्न में आपको कितने सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। छठा प्रश्न है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासन में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था? तो यह था, आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था इन्होंने। अब बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो किसके काल को? समुद्रगुप्त के काल को, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। प्रश्न पूछता है किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। इंपॉर्टेंट क्या था, क्यों कहा जाता था गुप्त वंश को स्वर्ण युग? तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पे कला, विज्ञान, साहित्य अपनी पीक पर था, अपने टॉप लेवल पर था। ठीक है, आगे देखते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन सबसे पहली बात हुआ कब था? 1920 में हुआ था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन की। लेकिन इसको वापस क्यों ले लिया गांधी जी ने? तो आंसर क्या है? चौरी चौरा कांड, जो कहाँ पे होता है? गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है 1922 में। पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था और बहुत सारे जो है अंग्रेज यहाँ पे मर गए थे। ठीक है, 8वां प्रश्न हमारा है,
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब आ गया हमारा क्या, ज्योग्राफी का सेक्शन। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का पूछा है तो कौन सा है? कंचनजंगा। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है। बात करें एवरेस्ट की, जो कि एवरेस्ट कहाँ पे है? भारत में नहीं बल्कि एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किसे कहते हैं? अहमदाबाद, जो कि कहाँ पे? गुजरात में है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। रीज़न क्या है, क्यों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए इसे यह फेमस है, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? यमुना है। स्वयं गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 मीटर। ठीक है, ये गंगा की लंबाई है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? तो यमुना नदी है। इसकी यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। और यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और ये कहाँ गंगा, यमुना जो है गंगा में कहाँ से मिलती है? तो प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, भारत में मानसून की शाखाएं कितनी है? तो भारत में मानसून की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। देखिए छोटा सा मैप बना के मैं समझाना चाहती हूँ इसको। ये छोटा सा भारत का मैप, ये हो गया गुजरात राज्य, ये हो गया MH महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, ये हो गया केरल, और ये हो गया ये ऊपर है कर्नाटक, और ये केरल हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया। यानी कि ये कोस्टल लाइन है, यानी कि पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट में कितने राज्य हैं तट पे? 4 राज्य हैं। पश्चिमी घाट में कितने तटीय राज्य हैं? 5 राज्य हैं। टोटल कोस्टल लाइन पे हमारे कितने राज्य हैं? तो टोटल कोस्टल लाइन पे 9 राज्य हैं। अब वही आपसे बात कर रहा है कि हमारे मानसून की शाखा कितनी है? तो ये जो एरिया होता है इसे हम अरब सागर बोलते हैं, और इधर जो पानी वाला एरिया होता है ये बॉब यानी कि बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है आपसे कि भारत में मानसून की कितनी शाखा है? 2, एक अरब सागर वाली शाखा और दूसरी है बे ऑफ बंगाल वाली शाखा। और भारत में मानसून कहाँ से आती है? सबसे पहले केरल में आती है, यहीं से उठती है, अरब सागर से उठती है, और सबसे पहले केरल राज्य में मानसून प्रवेश करती है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां महीना। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 सेंसस 2011 के अनुसार सिक्किम। ठीक है, लेकिन अगर वही क्षेत्रफल में पूछ ले तब कौन सा होगा? गोवा होगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, और पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये भी आप याद रखेंगे। 13वां प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और किसके लिए है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, यानी कि वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लीजिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह क्या है? इसका नाम दर्ज है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, काजीरंगा नेशनल पार्क का। ठीक है, 14वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखिए क्या है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, और इसको पानी कहाँ से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को बहुत बार पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर को पानी कहाँ से मिलता है? तो सतलज नदी से मिलता है। और राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सारे फैक्ट। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। अब इकोनॉमिक्स से आगे आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है कि 15वां प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ? तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था। भारत में अभी कितने स्लैब हैं? देखिए GST का स्लोगन क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स। अभी कितने स्लैब हैं? 5 स्लैब है। कौन कौन से स्लैब हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यही हमारे 5 स्लैब हैं GST के। ठीक है, 16वां प्रश्न है, RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। बात करें RBI की स्थापना की, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न हमारा, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हमारी 5 ईयर प्लान्स जो थी वो किस देश से ली गई थी? सोवियत संघ यानी कि USSR से ली गई थी।
पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1951 से 56 में चली थी और किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी और कब आई थी? 51 से 56 के बीच में चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किससे आता है? तो सबसे ज़्यादा हम विदेशी मुद्रा कहाँ से लाते हैं? आंसर है हमारा सर्विस एक्सपोर्ट, यानी कि सर्विस सेवा से, एक्सपोर्ट से एंड रिमिटेंस से। उसके बाद से देखिए 26वां क्या है, डेटा में देखिए। अच्छा 26वां प्रश्न है कि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस कितना है? करंट अकाउंट सरप्लस हमारा 7.1 बिलियन है, इसी से है। ठीक है, आगे देखते हैं 2026 में। 19वां प्रश्न है, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट, मैंने इसके पहले आपको रिवर्स रेपो रेट समझाया था। इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने आपको रिवर्स रेपो रेट बताया था। तो कमेंट में आप बताइएगा कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। आज हम रेपो रेट के देख लेते हैं। करेक्ट, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है हम उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार पूछा गया कि रेपो रेट क्या है। तो जिस रेट पर, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को क्या करता है? पैसा, जितने भी बैंक हैं उन बैंकों को पैसा उधार देता है, कर्जा देता है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का देखिए इंपॉर्टेंट है क्या है, महंगाई कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आरबीआई के पास ही होता है। 20वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी फसल खाद्यान्न फसल चावल है। ठीक है, और क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में चावल है। और सेकंड स्थान पे किसका नाम आता है? तो गेहूं का, जो सबसे बड़ी भारत की फसल है, खाद्यान्न फसल है। 21वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कह रहे हैं संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और लगा टाइम कितना था इसको बनाने में? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट 22वां प्रश्न हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। ठीक है, हमारे संविधान में। 23वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने? पहले 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हो जाते हैं? 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। बात करें कि मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया है। ठीक है, अब देखिए लिस्ट क्या है कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे अधिकार 6 अधिकार जो बता रहे, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था आपसे, कहाँ किससे पूछा था? संस्कृति, धर्म, संस्कृति वाले से, जो कि जीडीसी का एग्जाम हुआ उसमें अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 29। ठीक है, और उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 30 के बारे में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें कि मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से? यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य 6 सालों के चुने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इनका मनोनयन राज्यसभा में, सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। देखिए ये जीडीसी का जो एग्जाम हुआ 31 मई को, रिसेंटली भी 2026 में, उसमें जीएस सेक्शन में ये प्रश्न पूछा था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक प्रश्न और है हमारा, एक प्रश्न हमारा है जो छूट रहा था। 25वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश से लिया गया है? यह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। तो डीपीएसपी कहाँ पे है? पार्ट 4 में है, भाग 4, आर्टिकल 36 से 51 में है। और यह क्या है? कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मतलब आप डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप मौलिक अधिकार के लिए कहाँ पे जा सकते हैं? आप मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये पूछता है आपसे प्रश्न, कई बार पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।